हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे जो पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, कॉइन्स, सिक्के। पिछली क्लास को अगर आपने देखा है तो आप समझ चुके होंगे कि इतिहास को समझने, उसको फिर से लिखने और इतिहास की तमाम घटनाओं और तथ्यों की जानकारी के लिए हम सिक्कों का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, सिक्के किस प्रकार से हमें इतिहास को समझने में मदद करते हैं। इस टॉपिक पे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था और बहुत सी बातें हमने जानी कि किस प्रकार से सिक्के इतिहास में जो विभिन्न शासक हुए उनके अभिरुचियों के विषय में, उनकी धार्मिक रुचियों के विषय में, साम्राज्य के विस्तार, उनकी पर्सनल जो रुचियां होती थीं और बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां, व्यापार का क्षेत्र इत्यादि के विषय में सिक्के हमें बहुत प्रकार से जानकारी देते हैं। सिक्कों से हमें प्राचीन समय की लिपियां, भाषाएं भी पता चलती हैं और हम ये भी समझते हैं कि भारत के अन्य देशों के साथ व्यापार होते थे तो किस स्तर तक होते थे। सिक्के जो है किसी शासक के आर्थिक स्तर का भी वर्णन करते हैं कि वो शासनकाल कितना शक्तिशाली था, कितना समृद्ध था, व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से कितना सक्षम था। तो इन सब बातों पर प्रकाश डालते हैं उस शासनकाल के प्राप्त हुए सिक्के। तो वहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया था और हमने ये देखा कि सिक्के किस प्रकार से एग्जिस्टेंस में आए, यानी सिक्के क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी सिक्कों की और कैसे सिक्के बने, इस पे हमने डिस्कस किया था। तो छोटा सा एक रिवीजन करते हैं ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। हमने देखा कि सबसे पहले प्रारंभ में जो होता था व्यापार कह लीजिए या वस्तुओं का जो विनिमय होता था तो वो किस माध्यम से होता था, वो होता था वस्तु विनिमय। हमने इस पे डिस्कस किया था कि वस्तु विनिमय क्या है और यानी बार्टर सिस्टम। इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से सिक्के आ गए, वस्तु विनिमय में क्या समस्याएं उत्पन्न हुई उन पे डिस्कशन किया था और उस वजह से लोगों ने एक अलग माध्यम, अलग विकल्प की खोज की और वो हमें मुद्रा के रूप में यानी सिक्कों के रूप में दिखाई पड़ता है। तो इतना हमने डिस्कस किया था। सिक्के प्रचलन में कब आए? देखिए, सिक्के अगर हम देखें तो हमने बताया था कि आपको 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से सिक्के जो हैं प्रचलन में आए। प्रचलन में ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको देखना होगा कि 6ठी शताब्दी ईस्वी की हम बात कर रहे हैं, यानी बीसी, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये समय कौन सा है? आपको पता है कि सबसे पहले आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं पाषाण काल। पाषाण काल, तो पाषाण काल में क्या मुद्रा जैसी कोई चीज़ आपको मिलती है? नहीं मिलती। यहाँ पे हम सिक्के या मुद्रा आप कह सकते हो, यहाँ पे सिक्के नहीं हैं। सिक्के जैसी कोई भी विचारधारा यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये मानते हैं कि ये प्रारंभिक चरण है मानव का और मनुष्य स्वयं ही शिकार करता है, वही खाता है। और आगे जैसे जैसे समाज डेवलप हुआ, यानी मनुष्य ने गैदरिंग होकर के परिवार, समाज इत्यादि की विचारधारा आई पाषाण काल में ही, तो मनुष्य ने हो सकता है उसमें वस्तु विनिमय को रखा हो, यानी आगे चल करके वस्तु विनिमय ने जन्म लिया। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्रारंभ से ही हो रहा है क्योंकि जब मनुष्य एक जगह पर रहेगा तो उसको अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और उन अलग अलग चीज़ों के उत्पादक मनुष्य अलग अलग होते हैं। यानी कोई खेती कर रहा है तो कोई शिकार कर रहा है तो कोई कुछ वस्तु का निर्माण कर रहा है। तो ये आपस में क्या करते होंगे? शुरुआत में लोग आपस में वस्तुएं एक दूसरे से बदल लेते होंगे, यानी अनाज दे करके कपड़े ले लिए और कपड़े दे करके बर्तन ले लिए, बर्तन दे करके आभूषण ले लिए। इस तरीके से चीज़ों से ही, यानी वस्तुओं से ही वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है, उसी को वस्तु विनिमय कहा जाता है। लेकिन बाद में हमने कल डिस्कस किया था कि वस्तु विनिमय में समस्याएं आने लगी होंगी जिस वजह से लोगों ने एक नए माध्यम की तलाश की कि हमें इसके लिए कोई अगला विकल्प चाहिए। तब जन्म हुआ सिक्के का, धातु के सिक्के बनाए गए। तो पाषाण काल में तो सिक्के नहीं हैं। इसके बाद पाषाण काल के बाद में आप देखते हैं सैंधव सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो आप पूरी तरीके से नहीं नकार सकते हैं कि यहाँ पे केवल वस्तु विनिमय रहता होगा। देखो, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, एक नगरीय सभ्यता है ये, क्योंकि यहाँ पर आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे विकसित नगर देखते हैं। इस नगर में व्यापार कैसे होता होगा? तो एक व्यवस्था,
विनिमय जो वस्तुओं का है वो तो बार्टर सिस्टम तो रहता ही होगा, आज भी है। आज तो हमारा समाज जो है डिजिटल मुद्रा के युग में आ गया है, फिर भी आज आप देखते हो कि वस्तु विनिमय भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, अब भी वस्तु विनिमय मिलता है। तो यहाँ भी वस्तु विनिमय रहता होगा। वस्तु विनिमय तो क्या सिक्के जैसी कोई चीज़ है? क्या सिक्के आ गए हैं? तो स्पष्ट तरीके से हम नहीं कह सकते हैं कि सिक्के आ गए हैं, लेकिन उसके विकल्प के रूप में एक चीज़ जरूर दिखाई पड़ती है, यहाँ पर मुहर। यहाँ पे मुहर दिखाई पड़ती है, जिसको हम कह सकते हैं कि मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। इसका मुद्रा के रूप में इसका प्रयोग हमें दिखाई पड़ता है। ये चीज़ हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ के जो मुहर हैं वो विदेशी शासकों के शासन क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलते हैं, और उन शासन क्षेत्रों की भी मुहरें यहाँ पर मिलती हैं। इसका मतलब है कि इस समय में जो मुहर है यानी सील है, ये एक प्रकार से सिक्का का ही एक पूर्व रूप था। यानी कि एक चीज़ वो तलाशने जरूर लगे थे जिसको हम वस्तुओं के विनिमय के लिए माध्यम के रूप में प्रयोग कर सकें। तो मुहर का जन्म हो चुका था, जिसको वस्तुओं के बदले दिया जाना शुरू कर दिए थे वो लोग। यानी कोई सामग्री ली तो मुहर दे दी, और उस मुहर के बदले कोई दूसरी सामग्री मिल गई। यानी एक प्रकार से ये मुद्रा का जन्म तो मान सकते हैं, लेकिन सिक्का बिल्कुल कन्फर्म रूप से सिक्का आप इसे नहीं कह सकते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता में है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में आ जाते हैं, यानी कि 1500 BC के बाद में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो वैदिक पीरियड है, हम पढ़ेंगे आगे, तो वैदिक पीरियड का इतिहास हम पूरी तरीके से लगभग कह सकते हैं सिर्फ साहित्यिक साक्ष्यों पर ही होता है। वैदिक पीरियड के हमें पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं, तो कोई सिक्का जैसी चीज़ प्राप्त तो नहीं है। यानी कि अगर हम कहें कि कोई मुद्रा या सिक्का क्या वैदिक पीरियड में है, तो प्राप्त नहीं है, प्राप्त नहीं है। यानी कि इसके कोई पुरातात्विक साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं कि आप कह सकें कि ये वैदिक पीरियड का सिक्का मिल गया हमको, लेकिन वर्णन जरूर मिल रहा है। तो अगर हम देखें कि ऋग्वेद में शब्द मिलता है निष्क, निष्क। तो निष्क का प्रयोग जो है वो स्वर्ण के लिए किया गया है। स्वर्ण, इसे आप कह सकते हैं स्वर्ण का प्रयोग किया गया, स्वर्ण के रूप में और आभूषण के रूप में। विद्वान मानते हैं कि निष्क का मतलब जो है वो स्वर्ण है और आभूषण है, यानी ये कोई बहुमूल्य धातु है जिसको निष्क रूप में ऋग्वेद में वर्णित किया गया है। तो अगर स्वर्ण है और आभूषण है, तो इसका मतलब है इनका प्रयोग जो है वस्तु के विनिमय के रूप में किया जाता रहा होगा, वस्तुओं के लेन देन में। तो आप कह सकते हैं कि ऋग्वेद में ऐसा मिलता तो है कि वस्तु विनिमय के लिए कोई बहुमूल्य चीज़ रहती थी, लेकिन स्पष्ट तौर से सिक्का था वो, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अगर हम पाणिनि की रचना पर बात करें, पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, व्याकरण की है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में भी निष्क मिलता है, और यहाँ भी निष्क जो है वो आभूषण के लिए है कुछ जगहों पर, और कुछ जगह पर आप इसे निष्क को स्वर्ण या मुद्रा के रूप में भी आप देख लेते हैं। यानी कि अष्टाध्यायी में ये स्पष्ट हो जाता है कि जो निष्क है उसका प्रयोग जो है वो मुद्रा के रूप में भी किया जाता था। भले वो आभूषण के रूप में रहता हो स्वर्ण का, लेकिन अगर कोई चीज़ को आप दे करके कुछ वस्तु प्राप्त कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर से वो वस्तु मुद्रा मानी जाएगी। यानी कि अगर वो चलन में है, जैसे कि ये पेन है, और अगर इस पेन में इतना विश्वास हो शासक का कि इस पेन के बदले में हमें वस्तुएं मिलने लगें और फिर ये पेन चलने लगे एक वस्तु विनिमय के माध्यम के रूप में, तो इसे मुद्रा कहा जाएगा। तो ये निष्क जो है वो एक माध्यम जरूर रहा था, आभूषण के रूप में या किसी भी आकार प्रकार में हो सकता है कि इसे मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता रहा हो, लेकिन हमें सिक्का का कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है। तो वैदिक पीरियड हो गया। वैदिक पीरियड के बाद में उत्तर वैदिक में आते हैं, तो उत्तर वैदिक में भी सेम वही कहानी है, लेकिन उत्तर वैदिक के लास्ट तक आते आते और महाजनपदों का जब उदय हुआ, महाजनपद जो आए उसी समय, यानी हम आ गए हैं 6ठी शताब्दी में, क्योंकि हम जानते हैं वैदिक काल पीरियड कितना है, 1500 BC से
600 BC तक। तो यही 6ठी शताब्दी के समय में सिक्के प्रचलन में आ गए, यानी कि वैदिक काल समाप्त हो रहा है, उत्तर वैदिक काल समाप्त हो रहा है और महाजनपद जो है वो आ गए हैं अस्तित्व में। उसी समय मुद्राओं का प्रचलन शुरू हो जाता है। ये मुद्राएं कैसी थीं? शुरुआत में जो प्रारंभिक मुद्राएं भारत के इतिहास में देखने को मिलती हैं वो है पंचमार्क, आहत मुद्राएं। यानी शुरुआत में ही आपको वेल फाइंड, जो आप सिक्का, जैसे सिक्का का नाम लेते हैं तो आप इस तरह का एक सिक्का सोचते हैं जिस पे आप कुछ जानकारियाँ सोचते हैं, बीच में कोई आकृति सोचते हैं, एक सिक्के का एक रूप आपके मस्तिष्क में आ जाता है। तो क्या शुरुआत में ही ऐसे सिक्के अस्तित्व में आ गए होंगे? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। कोई चीज़ जब आती है अस्तित्व में तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो गोल हो, वेल फाइन हो, अच्छे से पॉलिश किया हो, अच्छी चित्रकारी हो, अच्छा लिखा गया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जब सिक्के भी अस्तित्व में आए तो वो इस तरीके के नहीं थे। वो धातु की चद्दर को काट करके और उस पर ठप्पा लगा करके बनाए गए थे, यानी उसको ढालने की प्रक्रिया नहीं है। अभी उस पर चित्रकारी बहुत अच्छी नहीं है, उस पर लिखा भी नहीं जा रहा है। उस पर सिर्फ आप इस तरीके से समझ लें कि एक धातु का टुकड़ा काटा गया, खास करके शुरुआत हुई चांदी और तांबा से, चांदी के सिक्के बने शुरुआत में। तो एक धातु का टुकड़ा काटा गया वो, और उसी पे कोई चीज़ का एक डाई बना करके, एक सांचा बना करके उसके ऊपर रख करके चोट मार करके उस पर छाप दिया गया। आज भी आप अगर कोई चद्दर छोटी सी काट लें धातु की, और जैसे कलम है, कलम के ऊपर कोई डिज़ाइन बना हुआ है और ये डिज़ाइन इस पर रख करके हथौड़े से चोट कर दी जाए तो क्या होगा? ये कलम पे जो डिज़ाइन बना हुआ है वो इस सिक्के पे छप जाएगा, यानी इस तरीके से एक आकृति इस पर बन जाएगी। तो शुरुआत जो हुई वो इसी प्रकार के सिक्कों से हुई। चूँकि ये सिक्के चोट मार करके बनाए जाते थे, यानी पंच मार के बनाए जाते थे, या आप कह सकते हो इनको आहत करके, यानी चोट पहुंचा करके बनाए जाते थे, इसीलिए इन सिक्कों को कहा गया आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। तो शुरुआत हुई जो सिक्कों की, वहीं से हम बात करेंगे कि सबसे पहले कौन से सिक्के अस्तित्व में आए भारत में और फिर उनका प्रचलन कैसे हुआ, फिर आगे जो है अन्य धातुओं के सिक्के कैसे बनने लगे। देखिए, 6ठी शताब्दी में शुरुआत हो जाता है महाजनपद के समय। सबसे पहले प्राचीन सिक्के कौन से हैं? सबसे प्राचीन सिक्के वो देखने को मिलते हैं, उनको कहा जाता है आहत सिक्के। आहत सिक्के हमने बताया ना, चोट मार के बनाए गए, या इनको कहते हैं पंच मार्क। अब देखिए, दोनों नाम चलते हैं और दोनों नाम अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं, तो वो भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसको जो है जो एक जेम्स प्रिंसेप हमने आपको बताया था, बहुत फेमस नाम हो गया, अब तो कई क्लासेस में इसका जिक्र हमने कर दिया। जेम्स प्रिंसेप ने इनको क्या कहा? इनको कहा था पंचमार्क। इन सिक्कों को जेम्स प्रिंसेप ने नाम दिया था पंचमार्क। और एक भारतीय इतिहासकार रहे हैं बहुत फेमस, वासुदेव शरण अग्रवाल। आपको बहुत जगह इनका नाम मिलेगा, वासुदेव शरण अग्रवाल। इन्होंने इन्हें आहत सिक्का कहा, आहत सिक्का नाम दिया। वासुदेव शरण अग्रवाल को हमने जब अशोक के स्तंभ पढ़ रहे थे तब भी इसका जिक्र आया था कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने ये साबित किया था कि अशोक के जो स्तंभ हैं वो किस प्रकार से ईरानी स्तंभों से अलग हैं, क्योंकि इनका मानना था कि अशोक के जो स्तंभ हैं वो यूनिक हैं, वो भारत की अपनी खुद की रचना है, ना कि नकल है ईरान की। तो वासुदेव शरण अग्रवाल एक इतिहासकार हैं, तो इन्होंने इन सिक्कों को क्या कहा? आहत सिक्के। और जेम्स प्रिंसेप जो खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफल व्यक्ति था, उसने कहा कि ये क्या है? पंचमार्क। तो दोनों नाम आप समझ गए। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में जब सिक्कों का प्रारंभ हुआ शुरुआत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, ये कब से सिक्के आ रहे हैं? ये सिक्के आ रहे हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। अच्छा, जब हम छठी शताब्दी कहते हैं तो इसका मतलब होता है 500 से लेके 600 के बीच का समय, ठीक है, बीसी में। तो इसी समय में ये सिक्के बनना शुरू हो गए। आहत सिक्के किस प्रकार से बनाए जाते थे? देखिए, इनका निर्माण कैसे होता था आहत सिक्कों का। आहत सिक्के कैसे बनते थे इस पे आप जरा गौर करें। आहत सिक्के या पंचमार्क,
इसमें धातु जो प्रयोग की जाती थी वो प्रयोग की जाती थी, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रयोग की जाती थी चांदी। यानी कि जो सिक्के मिले हैं आहत वाले वो सबसे ज़्यादा चांदी के मिले हैं, और कुछ मिले हैं ताम्र के यानी कॉपर के। तो चांदी सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। अगर धातु में एक विकल्प पे आपको टिक करना हो कि आहत सिक्के किस चीज़ के बने होते थे, तो वो चांदी के बने होते थे। कैसे बनते थे? इसमें धातु के टुकड़े पर एक डाई के द्वारा चोट मारकर एक प्रतीक या चिन्ह या आप निशान कह सकते हो, कोई शब्द प्रयोग करें, निशान छाप दिया जाता था। इसीलिए इनको आहत सिक्के कहते हैं। इसीलिए इनको आहत सिक्के, चोट खाए सिक्के, आहत हो गए ना कहीं ना आपकी, तो आपकी बातों से मेरा दिल आहत हो गया यानी चोट खा गया, तो ये सिक्के चोट मार के प्रयोग किए जाते थे। आज भी अगर कोई धातु है, चांदी और सोना का अगर कुछ है, उसका एक टुकड़ा लीजिए और उस पर कोई निशान वाला कोई डाई बना लीजिए। डाई का मतलब है कि एक साँचा है जिस पे बना हुआ है उल्टा कोई निशान, उसको रख करके जब छापेंगे ठोकर मार के तो वो सीधा बन जाएगा उस पर। तो इसीलिए इनको आहत सिक्के कहा जाता है, सिक्के कहते हैं। और जेम्स प्रिंसेप ने इनको पंचमार्क कह दिया। तो अब एक प्रश्न यहाँ पे बनता है, क्या इस पर कुछ लिखा भी जाता था? तो यही पर आपको ध्यान देना है कि आहत सिक्के जो भी मिले हैं, प्राचीन काल के जो पुराने सिक्के हैं, उन पे लिखा नहीं गया है, उस पे राजा का नाम और तिथियां कुछ भी लिखा नहीं गया है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इन पर राजा का नाम नहीं है, राजा का नाम एवं तिथियां नहीं लिखी गई हैं। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जब आप प्रश्न आएगा तो उसमें एक आजकल इस तरह के प्रश्न आते हैं ना कि आहत सिक्कों के विषय में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। पहला बिंदु दिया होगा कि आहत सिक्के सर्वाधिक मात्रा में ताम्र के बने होते थे, तो गलत हो जाएगा। दूसरा दिया होगा कि आहत सिक्के चांदी के टुकड़ों पर एक डाई के माध्यम से चोट करके बनाए जाते थे, तो ये बात सही हो जाएगी। तीसरा कहीं ये भी दे सकता था कि इस पे राजाओं के नाम लिखा हुआ करते थे या तिथियां लिखी होती थी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आहत सिक्कों पर तिथियां और राजा का नाम नहीं लिखा होता था। हाँ, इस पे चित्र बने होते थे, चिन्ह बने होते थे। तो चिन्ह कौन से बने होते थे? इन पर चिन्ह जो है मुख्य रूप से सूर्य बना होता था। तो इन पर मुख्यतः कौन सी चीज़ बनी है? सबसे ज़्यादा मुख्यतः सूर्य का चिन्ह बना होता था, चिन्ह। एवं और भी हैं, एवं चांद यानी चांद, पशु जैसे हाथी वगैरह बना दिया, पेड़ बना होता था, पर्वत बना दिया, या अन्य आकृति कोई आदि, जैसे कोई ज्यामितीय आकृति बना दी, कुछ निशान बना दिया। यानी कि हर शासक जो होता था वो अपने हिसाब से सोचता होगा कि हम क्या बनाएं जिससे एक यूनिक टाइप का सिक्का लगे देखने में। तो शुरुआत हुई है तो सूर्य इस पे बनाते थे, चंद्रमा बना दिया, पशु बना दिया, पेड़ बना दिया, पर्वत बना दिया, या मानव आकृति बना दी, मानव आकृति, या कोई ज्यामितीय आकृति बना दी, चक्र बना दिया, चक्र भी होता था, चक्र बना दिया यानी पहिया जैसा कुछ बना दिया। तो ये सब इस पे मुख्यतः बना होता था, जिसमें सूर्य सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सूर्य ज़्यादातर बना है। जैसे कि मौर्य काल में अगर हम बात करेंगे तो मोर बना होता था, मोर का निशान, पशु हमने बताया ना, तो मोर बना होता था। गरुड़ आप देखोगे आगे चल करके बनेंगे, लेकिन वो गरुड़ सोने के सिक्के पे आएंगे। तो मोर बना होता था आहत सिक्कों पर। और धातु कौन सी प्रयोग की गई? चांदी। चांदी को प्राचीन समय में देखिए स्वर्ण जो होता था, स्वर्ण को हमने बताया कि स्वर्ण को निष्क कहा गया है, निष्क। इसी प्रकार से चांदी के जो सिक्के हैं, चांदी को करसापण कहा गया है। और भी नाम है, करसापण ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा, चांदी को करसापण कहा जाता है, शतमान भी कहा जाता है। इनके सिक्के होते थे शतमान, और ये होते थे निष्क या सुवर्ण, सुवर्ण इत्यादि नाम दिए जाते थे। और जो ताम्र होता था, ताम्र के जो है इनको कहा जाता था मास या मासक या मासम, इस तरह के शब्द दिए जाते थे।
और काकड़ी भी कहा जाता था ताम्र के सिक्कों को, काकड़ी। तो कुछ ये कहीं कहीं नाम आपको मिल जाएंगे, ये प्राचीन हैं। तो आहत सिक्कों के विषय में जब भी आपसे पूछा जाए कि आहत सिक्के क्या हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो आप याद रखें कि आहत सिक्कों से ही सिक्कों का निर्माण शुरू हुआ, यानी सबसे पुराने सिक्के यही हैं, इससे पहले कोई सिक्के नहीं हैं। चूँकि ये सबसे पुराने हैं, टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं है, तो सीधे धातु का टुकड़ा बनाया। वो कोई ज़रूरी नहीं बेल फाइन गोल हो, कोई ज़रूरी नहीं बिल्कुल चौकोर हो, एक अनुमानित टुकड़ा होता था। तो उस पर एक डाई के द्वारा चोट मार करके एक प्रतीक चिन्ह छाप दिया जाता था, जैसे सूर्य का बना दिया, चंद्रमा बना दिया, कोई पशु पक्षी बना दिया, पेड़ बना दिया, जैसे पीपल का बना दिया, कोई पर्वत बना दिया, या कोई मनुष्य की आकृति या कोई पहिया जैसा बना दिया, चक्र वगैरह। तो ये सब उसके ऊपर छाप दिया जाता था, और फिर वो क्या कहलाया, उसको कह दिया ये मुद्रा हो गई, यानी सिक्का हो गया, और वो चलने लगता था। तो इस तरीके के आहत सिक्के बनते थे। आहत सिक्के सबसे ज़्यादा मौर्य काल में बनाए गए। शुरुआत तो हो गई, हमने बताया 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही इनको शुरू हो गया, यानी महाजनपद के समय में शुरू हो गया है। तो यह सिक्के महाजनपदों में चलने लगे। महाजनपद, उसके बाद आपको पता है कि महाजनपद के बाद में मगध आ गया, क्योंकि 16 महाजनपद थे, उनमें एक मगध भी था। बाद में मगध ने क्या किया, अन्य को अपने में विलय करके मिला करके एक बड़ा साम्राज्य बन गया मगध, और फिर उसी मगध में आगे राज डेवलप होने लगा, और मौर्य वंश भी वहीं पे आ गया मगध साम्राज्य में। तो पहले महाजनपद थे 16, उसके बाद उसमें एक मगध का उत्कर्ष हो गया, और उसके बाद में आप देखते हैं कि मौर्य काल आ गया, मौर्य काल। तो इन सब समयों में ये आहत सिक्के चल रहे थे, महाजनपदों में, फिर मगध में, फिर मगध में। मौर्य काल का जो समय है, तो मौर्य काल में सर्वाधिक आपको देखने को मिलेंगे, सर्वाधिक आहत सिक्के बने। यहाँ पर आहत सिक्के बने, देखो मौर्य काल में सर्वाधिक आहत सिक्के बने। चूँकि इन पे कोई शासक का नाम नहीं लिखा है, तो हम निश्चित तौर से नहीं कह सकते कि इनको किसने बनवाया, लेकिन ये उस समय के हैं, और कुछ साहित्यिक साक्ष्य हमको मिल जाते हैं। अब मौर्य काल के समय के सबसे बड़ा साहित्यिक साक्ष्य क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, तो उस पुस्तक में मौर्य काल के समय की समस्त जानकारी आप कह लीजिए उसमें मिल जाती हैं। शासन प्रशासन, उस समय की कला संस्कृति, व्यापार, सब कुछ उसमें मिल जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मौर्य काल के इतिहास को समझने के लिए। तो मौर्य काल के इतिहास में ही, यानी अर्थशास्त्र की पुस्तक में, ये जो टकसाल है, यानी सिक्के बनाने की फैक्ट्री, उसको टकसाल कहा जाता है। तो उसमें सबसे पहले जिक्र आ जाता है टकसाल का, और उसमें यह भी जिक्र है कि टकसाल का एक अधिकारी होता था, तक्षणाध्यक्ष, यानी सिक्के बनाने का काम जो है वो राजकीय स्तर पे हो रहा था। राजा के संरक्षण में फैक्ट्री लगा के, यानी कारखाना लगा करके, टकसाल कारखाना होता है जहाँ मुद्राएं बनती हैं। तो टकसाल का एक अधिकारी जो है तक्षणाध्यक्ष होता था, उसकी देखरेख में मुद्राओं का निर्माण किया जा रहा था, और ये विभाग मुद्रा विभाग या टकसाल विभाग होगा। तो अर्थशास्त्र में ये जिक्र मिल जाता है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कन्फर्म तरीके से कि मौर्य काल में आहत सिक्के सबसे ज़्यादा बनाए जा रहे थे, क्योंकि इनको सरकारी संरक्षण प्राप्त था। इसके लिए एक अलग विभाग बना दिया गया था। देखिए ये पॉइंट आप नोट करें कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य की अर्थशास्त्र में पुस्तक में, अर्थशास्त्र में टकसाल का उल्लेख है, टकसाल का उल्लेख है, एवं टकसाल अधिकारी का भी उल्लेख है। टकसाल अधिकारी या अध्यक्ष आप कह सकते हो, जिसको कहते थे तक्षणाध्यक्ष एवं टकसाल या मुद्रा विभाग का उल्लेख है। मुद्रा बनाने की प्रक्रिया का भी इसमें वर्णन है। मुद्रा बनाने की प्रक्रिया यानी सिक्के बनाने की प्रक्रिया भी है। देखिए प्रक्रिया भी मिलती है। इसी पुस्तक से हमें जानकारी मिल जाती है कि मौर्य काल में सिक्के बनाए जा रहे थे। अगर बनाए नहीं जा रहे थे तो कोई क्यों लिखेगा पुस्तक में कि ऐसा कोई विभाग होता था जहाँ पे एक अधिकारी होता था, जहाँ मुद्राएं बनती थी, सिक्का बनते थे। यानी मौर्य काल के
समय में सिक्का बनाने की प्रक्रिया किस स्तर पे हो रही है? राजकीय स्तर पे हो रही, शासन के स्तर पे हो रही। बाकायदा उसके लिए एक विभाग है, एक अधिकारी है और एक कारखाना है जो बना रहा है, टकसाल में मुद्राएं बना रहा है। तो सर्वाधिक इसी समय बने, सर्वाधिक आहत मुद्राएं बनी, आहत मुद्राएं बनी। और वो किस चीज़ की थी? वो चांदी की थी, चांदी एवं ताम्र की थी। चांदी की ही सबसे ज़्यादा है। अगर एक विकल्प आपको टिक करना हो कि आहत मुद्राएं किस धातु की बनी है, तो आप निश्चित तौर से निश्चिंत होकर चांदी को टिक करेंगे। स्वर्ण अभी नहीं है। स्वर्ण सिक्के जो है इंडो ग्रीक लेकर के आए, पहली बार इंडो ग्रीक शासक वो लेकर के आएंगे अभी, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे प्राचीन आपने आहत सिक्कों के विषय में जान लिया। अब आहत सिक्कों पे और क्या आपसे पूछा जा सकता है? देखिए, आहत सिक्कों के विषय में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उतना आपको नहीं पढ़ना है। इस पे क्या चीज़ें बनी होती थी और कब ये लागू किए गए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब आइए स्वर्ण सिक्कों पे हम बात करते हैं। ये तो चांदी के हो गए जिनको आहत कह रहे हैं आप। स्वर्ण सिक्कों में दो विचारधाराएं भी हैं कि स्वर्ण सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए, कहाँ से आए स्वर्ण सिक्के, कहाँ से आए का मतलब किस शासक ने स्वर्ण सिक्कों को जारी किया। तो देखिए, स्वर्ण सिक्कों में कुछ विचारक मानते हैं कि ये कुषाण वंश के शासकों ने, कुषाण बाहर से आए थे तो उन्होंने जो है स्वर्ण के सिक्के जारी किए। उसमें कुषाण वंश में एक बहुत फेमस राजा हम पढ़ेंगे आगे, कनिष्क। कनिष्क के समय में बौद्ध संगीति भी एक हुई थी, वो भी आप पढ़ोगे। बुद्ध के जो बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे तो उसमें 4 संगीतियाँ पढ़ेंगे, यानी 4 मीटिंग्स हुई थी, आयोजन किए गए थे। तो उसमें चौथी संगीति कनिष्क के समय में हुई थी। तो कनिष्क बौद्ध धर्म का फॉलोअर था, वो कुषाण वंश का शासक था। तो कुषाण वंश पे भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो कुछ लोग मानते हैं कि कुषाण वंश के समय में स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे, क्योंकि उस समय जो है भारत का व्यापार और वाणिज्य बहुत फल फूल रहा था। आपको पता है कि कुषाण शासकों के समय में सिल्क रूट जो है उस पर भी कब्जा था उनका, कुषाणों का। तो बहुत ज़्यादा उनको आय हो रही थी, इनकम हो रही थी, स्वर्ण उससे आ रहा था। तो स्वर्ण के सिक्के भी उन्होंने जारी किए। लेकिन ये तथ्य बिल्कुल सही नहीं है। स्वर्ण के सिक्के उन्होंने सबसे अच्छे शुद्ध स्वर्ण के सिक्के, वेल फाइन सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। लेकिन स्वर्ण सिक्के इसके पहले ही आ गए थे, और वो स्वर्ण सिक्के लेकर के आए थे इंडो ग्रीक शासक, यानी यूनानी लोग जो भारत में आकर के शासन करना शुरू कर दिए थे। तो भारत और यूनान का मिक्स इंडो ग्रीक यानी भारतीय यवन शासक जो थे, उन्होंने पहले ही स्वर्ण सिक्के जारी कर दिए थे। हालांकि उनके सिक्के उतने वेल फाइंड नहीं थे, उतने शुद्ध सोने के नहीं थे। बाद में कुषाणों ने बहुत अच्छे वेल फाइंड सोने के सिक्के जारी किए। तो इसीलिए दोनों के प्रश्न आ जाते हैं। तो आइए देखें स्वर्ण सिक्के। देखिए, अब पॉइंट वाइज ही लिख लेंगे कुछ बातों को। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के कौन लेके आया? तो उसमें लिखेंगे कि इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक या यवन भारतीय, इंडो ग्रीक यवन भारतीय शासकों ने सबसे पहले जो है सोने के सिक्के जारी किए। शासकों ने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए, स्वर्ण सिक्के जारी किए। इंडो ग्रीक शासक कहाँ पे होते थे? आपको पता है कि ये भारत का जो आप देख रहे हो वर्तमान में ये रूप है, यहाँ है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान। तो ये जो एरिया है, पहले तो इंडिया ही वहाँ तक रहता था ना पूरा, मौर्य काल वगैरह के समय में सब देख तो वहाँ तक था। तो उनके यहाँ पे स्तंभ आपको मिलते हैं। कैसे हम सिद्ध करते हैं कि मौर्य साम्राज्य वहाँ तक फैला हुआ था? तो आप वहाँ पे बताएंगे ना कि वहाँ शिलालेख लगे हुए हैं खरोष्ठी लिपि में, हमने आपको पढ़ा रखा है, पूरा साम्राज्य का पता चलता है उससे, सिक्के भी वहाँ तक मिलते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, इधर ही यूरोप तरफ से या ईरान तरफ से जब लोग आते थे तो इसी क्षेत्र में तो पहले आते थे, समुद्री मार्ग से नहीं आते थे पहले। तो इसी क्षेत्र से होकर के आक्रमणकारी भी आए। ईरान से हमने आपको डेरियस बताया था, अलेक्जेंडर ग्रीस से, यूनान से, इधर से सब आक्रमण हुए। तो यहाँ पे जब विदेशी आक्रमणकारी आते रहते थे तो यहीं पे जो है जो यूनान के लोग आए, उन्होंने इस क्षेत्र में तमाम क्षेत्रों पे कब्जा किया और धीरे धीरे यहीं रह गए।
देखो, भारत की जलवायु, भारत की भूमि में इतना आकर्षण है, भारत के संस्कृति में इतना आकर्षण है कि बहुत से लोग आए और भारत के होकर रह गए, यानी भारत में ही आए, भारत में ही वो भले कुछ भी सोच के आए होंगे, लेकिन भारत की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ की माटी ने विदेशी लोगों को हमेशा से ही प्राचीन समय से आकर्षित किया है और यहाँ बसने के लिए बाध्य किया है। तो पहले भी आते थे लोग और यहाँ बस जाते थे, तो यहीं पे वो शासक बन गए, उन्हीं को कहते हैं इंडो ग्रीक शासक। यहीं पे हो गए इंडो ग्रीक शासक। तो ये जो क्षेत्र में इंडो ग्रीक शासक हुआ करते थे, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया इंडिया में क्या, स्वर्ण सिक्के। सबसे पहले इन्होंने ही स्वर्ण सिक्के जारी किए। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इंडो ग्रीक में भाई किस शासक ने ये सबसे पहले ये कदम उठाया था। तो इस पे जो है सबसे पहले इसमें एक शासक था मिनांडर, जिसको मिलिंद भी कहा जाता है। तो इंडो ग्रीक शासक था एक, इंडो ग्रीक शासक, एक शक्तिशाली शासक था मिनांडर, जिसको बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है, मिलिंद। तो इसी ने सबसे पहले जारी किया था। इंडो ग्रीक शासक मिनांडर या मिलिंद ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, स्वर्ण सिक्के जारी किए, भारत में जारी किए। तो आपसे इसका नाम भी पूछा जा सकता है, मिनांडर का। एक चीज़ और है, अब ये जो स्वर्ण सिक्के आए हैं, अब इसमें राजा का नाम भी है, आहत सिक्कों में नहीं है। इसमें राजा का नाम और तिथियां भी अंकित हैं और राजा के चित्र भी बनना शुरू हो गए हैं। तो इसमें जो है आपको बताना है कि इसमें चिन्ह तो हैं ही, यानी प्रतीक चिन्ह वाले भी हैं, इसमें प्रतीक चिन्ह हैं, चिन्ह भी हैं अन्य। इसमें राजा का नाम एवं तिथियां, डेट्स भी हैं इंपॉर्टेंट। राजा का नाम और तिथियां इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें तो पहले भी थी। राजा का नाम और तिथियां, राजा का चित्र आदि उत्कीर्ण हैं, उत्कीर्ण होने लगे। यानी कि आहत सिक्कों में आपको ये डिफरेंस मिलता है कि आहत सिक्कों में ये चीज़ नहीं थी कि उस पर कोई नाम और तिथि नहीं मिलती थी। चिन्ह तो उस पर भी हैं, आकृतियाँ तो उस पर भी हैं, लेकिन राजा का नाम और तिथियां जो यहाँ पे आया, यानी यहीं पे आप कह सकते हो कि इन सिक्कों से हमें लिपियों का पता चलने लगा कि उस समय कौन सी लिपि, कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी, जो उस पर लिखना शुरू कर दिया। और ये भी बताने लगे कि ये शासक किस समय में शासन कर रहा था, क्योंकि उस पर कोई डेट पड़ी हुई है। जैसे मान लेते हैं कि उस पर डेट XYZ पड़ी हुई है, तो हमें पता चल जाता है कि ये शासक लगभग इसी समय में रहा होगा, तभी तो उसने ये सिक्के जारी किए थे, क्योंकि उस पर नाम भी तो पड़ा हुआ है शासक का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि इन सिक्कों पर जो है राजा के नाम उत्कीर्ण थे, और ये दोहरी छपाई वाले थे। दोहरी छपाई यानी दोनों तरफ छपाई इस पे होने लगी। यानी कि अब देखो, जो चोट मार के जो चीज़ें बनाई जाती हैं, उसमें आप या तो दोनों तरफ एक साथ ही सांचा लगाएं, जैसे कि ये एक धातु का टुकड़ा है, इस पे अगर आप कुछ छापना चाहते हैं तो अगर आपने इसके पहले फलक पे एक निशान छाप दिया, अब इसको पलट करके रखेंगे और जब दूसरी तरफ कोई दूसरी चीज़ छापेंगे तो चूंकि चोट मारने से होगा ना, तो दूसरी तरफ का मिट जाएगा। एक सिक्का है इस तरीके का, जब इधर आपने कुछ छाप दिया, फिर इसको पलट के रखेंगे, जब इधर चोट मारेंगे तो नीचे तरफ भी तो चोट का असर होगा, क्योंकि किसी कठोर चीज़ पर रख करके ही उस पर मारेंगे चोट, तो वो दूसरी तरफ से भी दबाव पड़ेगा तो वो चिन्ह मिट जाएगा। तो या तो फिर ये हो सकता है कि डबल डाई सिस्टम लाएं, यानी कि एक सिक्का लें और उस पर एक डाई इधर रखें और एक डाई इधर रखें, यानी इस पर एक चिन्ह है, इस पर एक चिन्ह है, फिर एक ही साथ ठोकर मारी जाए तो ये चिन्ह इधर बन जाएगा और ये चिन्ह इधर बन जाएगा, यानी एक ही साथ छाप दिया। तो ये जो है डबल दोहरी छपाई, यानी दोनों तरफ छपाई एक साथ की जाती थी इस पर। तो इस तरीके से दोनों तरफ प्रिंटेड हैं सिक्के ये। तो जब दोनों तरफ प्रिंटेड हैं तो इसका मतलब इस पर जानकारी लिखने की जगह भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा चीज़ें इस पर लिखी गई, तकनीक डेवलप हो गई। तो ये हो गया आपका स्वर्ण सिक्कों के विषय में मिलिंद का नाम आपको याद रखना है। अब साथ ही में हमने बताया कि कुषाण शासकों ने भी सिक्के जारी किए हैं, तो वो चीज़ भी आपको कंफर्म करनी होगी कि कुषाणों ने क्या किया है स्वर्ण सिक्कों के संदर्भ में।
तो उसमें आप लिखिए कि कुषाण शासनकाल के समय में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। अगला पॉइंट हमारा क्या है? कुषाण शासकों के समय में, कुषाण शासकों के समय सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के, सोने के सिक्के जारी किए गए। मात्रा में नहीं, शुद्धता की बात की जा रही है। सोने के सिक्के जारी किए गए। अब देखिए, कुषाणों में हमने आपको बताया कि कुषाणों के समय में ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा था। सिल्क रूट पे भी इनका कब्जा था, यानी विदेशी व्यापार पे भी इनका हस्तक्षेप था। तो उससे भी स्वर्ण प्राप्त कर रहे थे और चीज़ों को एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। सिल्क वगैरह को कर रहे थे, कॉटन है, मसाले हैं, तो ये सब मिलता था यहाँ पे इंडिया में। तो ये शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने में इसीलिए सफल हुए क्योंकि इनके पास स्वर्ण की आमद ज़्यादा है, यानी आवागमन हो रहा है, सोने का जो है ज़्यादा भंडारण इनके पास आ रहा है। आर्थिक स्थिति मजबूत दिख रही है भारत की, इसीलिए सबसे शुद्ध जो है वो सोने के सिक्के इन्होंने जारी किए। और कुषाणों ने ताम्र के भी सर्वाधिक सिक्के जारी किए। ताम्र के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। अब ये भी बताता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो अच्छा चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा सिक्कों की ज़रूरत पड़ रही है पब्लिक को, कि व्यापार बढ़िया चल रहा है, लेन देन ज़्यादा हो रहा है, तो सिक्के खूब छापे जा रहे हैं। तो कुषाण शासकों के समय में आपको ये दो चीज़ें याद रखनी हैं। बाकी इसका मतलब यह है कि व्यापार वाणिज्य जो है वो अच्छा चल रहा है। गुप्त काल में सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी किए गए जो समृद्धि का प्रतीक है। यह क्या है? यह आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। क्योंकि आर्थिक रूप से कोई राज्य सक्षम नहीं होगा तो सोने के सिक्के वो ज़्यादा मात्रा में कहाँ जारी कर पाएगा? खाने को नहीं होंगे दाने तो क्या जाएंगे अम्मा भुनाने? तो गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के इसीलिए तो आ रहे हैं क्योंकि अब ट्रेड कॉमर्स और अपने हाई पे है, उच्चतम पे है। लेकिन गुप्तोत्तर काल में बाद में सोने के स्वर्ण सिक्कों की संख्या कम हो गई। तो ये दिखाता है कि बाद में जो है वो पतन की तरफ इशारा करता है कि आर्थिक रूप से पतन हो गया। तो ये हो गया गुप्त काल में। अगर हम सातवाहनों की बात करें, एक पॉइंट जो है, सातवाहन शासकों ने लेड के सिक्के, यानी शीशा वो दर्पण वाला नहीं, शीशा मतलब लेड, एक धातु है, शीशा यानी लेड, और पोटीन एक मिश्र धातु है कि सिक्के जारी किए। सातवाहन शासक सातकर्णी के सिक्के पे जलयान बना हुआ है, तो यानी कि उनको अब नौका वाली चीज़ों में, यानी जल वाली में रुचि है उनको, जलयानों में, इसीलिए सातकर्णी के सिक्के पे क्या बना हुआ है? जलयान बना हुआ है। तो सातवाहन शासकों ने शीशा और पोटीन एक मिश्र धातु है, इसमें कई चीज़ें मिली होती हैं, जैसे तांबा, जिंक, शीशा, ये सब मिला करके टिन भी मिला होता है। तांबा, जिंक, शीशा, टिन मिश्र धातु होती है पोटीन। तांबा, इसमें तांबा होता है, जिंक होता है, टिन होता है, शीशा होता है, तो पोटीन बन जाती है। तो उसका एक सिक्के इन्होंने जारी किए थे, किसने? सातवाहन शासकों ने। अब देखिए, कुछ हम चिन्हों की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि सिक्कों पर बहुत सारी चीज़ें बनी होती थीं, तो उससे जो है शासकों के कुछ सोच का भी पता चलता था। हालांकि पिछली क्लास में भी हमने कुछ जिक्र किया था धार्मिक चिन्ह और व्यक्तिगत रुचियों के चिन्ह जो अलग अलग शासक के विषय में बने हुए थे, तो उन पे हमने आपको लिखवा दिया था कुछ 2-4 पॉइंट। आज हम एक लिस्ट यहाँ पे बना लेते हैं कि सिक्कों पर क्या बना होता था और वो किसके शासनकाल में बने थे। तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने सिक्कों पर अंकित चिन्ह हमने एक तरफ लिखा है, सिक्कों पर बनी आकृति एक तरफ लिख दिया है, और एक तरफ शासक का नाम हमने लिख दिया था कि कौन से शासक ने ये सिक्के जारी किए हैं। तो देखिए, जहाज यानी जलयान वाला सिक्का जो है वो यज्ञश्री सातकर्णी ने जारी किया था। धर्मचक्र वाली कांस्य मुद्रा जो है मिनांडर जो है इंडो ग्रीक शासक है, आपको बताया था हमने,
इंडो ग्रीक शासक है। और मिनांडर ने ही जो है प्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? मिनांडर ने ही, मिनांडर ने जारी किए थे। ये इंडो ग्रीक था। लेकिन अगर भारत में हम बात करें, पीछे पॉइंट शायद छूट गया कि प्रथम स्वर्ण सिक्का जो कुषाणों में जारी किया गया, जो शुद्ध सोने का था, वो बिमकडफिसस, ये कुषाण शासक है, उसने जारी किया था। बीड़ा बजाते हुए शासक का चित्र जो है वो समुद्रगुप्त ने जारी किया था। मयूर की आकृति वाले सिक्के जो है कुमारगुप्त ने जारी किए। बैल की आकृति शैव सिक्के यानी शैव धर्म से रिलेटेड, वो है गुप्त शासक स्कंदगुप्त। मयूर पर सवार कार्तिकेय, कुमारगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए थे। कालिया और लक्ष्मी देवी वाले मोहम्मद गौरी के सिक्के हैं, जिसपे देवनागरी में लिखा हुआ है मोहम्मद बिन साम, और ये देवनागरी में लिखा हुआ है, देवनागरी में, और इस पर ये मोहम्मद गौरी का नाम है, मोहम्मद बिन साम लिखवाया था उसने। और पृथ्वी का भी नाम लिखा हुआ है इस पर, पृथ्वीराज। तो दोनों नाम लिखे हुए हैं, कुछ सिक्कों पे दोनों नाम हैं, कुछ अलग हैं। तो टकसाल छपा हुआ, टकसाल यानी वो कारखाना, इल्तुतमिश ने सिक्के जारी किए थे। देखिए यहाँ तक हमें आने की ज़रूरत नहीं थी अभी, लेकिन हम इसी लिस्ट में देख लें, आपको एक जगह पे जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि हम अभी प्राचीन का समय ही पढ़ रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा वाले सिक्के अकबर ने जारी किए थे। राम सीता वाले सिक्के जो है अकबर ने जारी किए थे। बाज और तिथि वाले सिक्के जो है अकबर ने जारी किए। शाहजहाँ ने जो है आना लिखा होता था उस पर, वो सिक्के जारी किए थे। जहांगीर ने हाथ में शराब लिए हुए सिक्के जारी किए थे। और टीपू सुल्तान ने जो है हिंदू देवी देवताओं के बहुत से सिक्के जारी किए, जिस पे संबत में तिथियां लिखी होती थी, हिंदू संबत वाले। तो ये है सिक्कों पर बनी आकृतियों के कुछ एग्जाम्पल्स। और भी बहुत सारे सिक्के हैं, बहुत सी चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन उतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है जो एग्ज़ाम में आपके आ जाएगा। तो सिक्कों के माध्यम से हमने इतिहास को समझा और उस पर क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर डिस्कशन किया। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ लिया है सिक्कों के विषय में, पुरातात्विक साक्ष्यों में हमने अभिलेखों को पढ़ लिया, सिक्कों को पढ़ लिया है। इसके बाद जो है मूर्तियाँ भी हैं और चित्र भी हैं। तो ये बहुत बड़े टॉपिक हैं, मूर्तिकला और चित्रकला। इनको हमने ऑलरेडी जो है आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ा दिया है, तो वहाँ पर भी हमने डिस्कस कर दिया है, तो दोहराव करना ज़रूरी नहीं है। अब हम साहित्यिक साक्ष्यों की तरफ बढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।